ये लास्ट टॉपिक था, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, यही बचा था। इस पर से आपका फिजिकल वर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी तो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, दिस इज द लास्ट टॉपिक। चलिए, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स क्या है? एक एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको क्या करेगी? मोशन दे देगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको क्या करेगी? स्टॉप कर देगी। फोर्स एक ऐसा एफर्ट है पुश और पुल के फॉर्म में, जो किसी भी मोशन, अगर कोई बॉडी है तो उसको क्या करेगी? स्टॉप कर देगी, और अगर स्टॉप बॉडी है, रेस्ट पे है, तो उसको क्या करेगी? मोशन कर देगी, ठीक है ना। इन नेचर देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज। 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, ठीक है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो इन 4 फंडामेंटल फोर्स, यही 4 फंडामेंटल फोर्स है नेचर में। इसके अलावा अगर कोई भी आप टेंशन फोर्स वगैरह सब कुछ भी पढ़ते हो, सब इसी के अंदर, चारों के अंदर आएंगे। अगर कोई भी अदर फोर्स आप जानते हो तो सब इन्हीं चारों के अंदर ही आएंगे। यही 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेज हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है, क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए, देखिए, सबसे पहले देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने क्लास 9th में देखा होगा कि अगर 2 ऑब्जेक्ट है जिनका मास m1 और m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r है, तो उनके बीच का जो लगने वाला फोर्स होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 होता था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता था ना। देखिए, जो f होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता था, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² होता था। क्लियर है? ठीक, दोनों को कंबाइन करते थे तो ये फार्मूला आता था। लास्ट में जी कैपिटल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जी है। ये कांस्टेंट ऐड हो जाता था, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे m1 m2 के मासेज हैं, r क्या है? बीच की डिस्टेंस है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसी फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, हर अर्थ अपनी तरफ खींचती है, ठीक है ना। चलिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज है। पहली बात, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देखो 1/r², डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तीसरी प्रॉपर्टी की वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होता है। ये वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, ठीक है। नेक्स्ट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है कि दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द 2 बॉडीज। इसका मतलब क्या होता है कि दे एक्ट, हमेशा एक्ट कहाँ करते हैं? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द 2 बॉडीज। इसका मतलब कि अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच का जो सेंटर होगा, उसके अलोंग जो लाइन होगा, उन्हीं के बीच लगेगा ये फोर्स, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स के या इन दोनों मासेज के जो सेंटर होंगे, उन सेंटर्स को जो मिलाएगी जो लाइन, उसी एक्सिस के क्रॉस जो फोर्स वो लगेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये किस पाथ को फॉलो किए इस पर डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ठीक है ना। ये इनिशियल और केवल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, ये किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ये कौन सा पाथ फॉलो किए इस पर डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। कौन सा पाथ फॉलो किए इस पर डिपेंड नहीं करता है, और जिसके कारण वो रोटेट करता है। उसका फील्ड पार्टिकल क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फील्ड पार्टिकल होता है, द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटॉन। इसी ग्रेविटॉन के कारण ही ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी चीज को अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हर चीज अट्रैक्ट होती है। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फोर्सेज की, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो 2 चार्जेस के बीच लगता है। देखिए, अगर यहाँ पे 2 चार्जेस है, Q1 और Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस है r, ठीक। तो जो फोर्स होता है सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² आता है। यहाँ पे 1/4πε0 क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देखो कैसे आया, ये फोर्स है न्यूटन
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे डिटेल में, अभी फिलहाल इतना समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, चार्जेज है, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर है, ठीक। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है देखते हैं। देखिए ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव था, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों होता है। क्यों होता है, ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, ठीक। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ये भी फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक। ये स्ट्रॉन्गर होता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। कितना होता है आगे देखेंगे हम लोग। ये भी सेंट्रल फोर्सेज होता है, सेंट्रल फोर्सेज बता चुका हूँ, जो अलोंग द एक्ट सेंटर लगेगा, अलोंग द लाइन, जो सेंटर को मीट करेगा उसी अक्रॉस द लाइन लगेगा ना, ठीक। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर केवल डिपेंड करे, ठीक है। और इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है जिसके कारण ये अट्रैक्शन होता है या डिपल्सन होता है, वो फील्ड पार्टिकल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वो होता है फोटॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो फील्ड पार्टिकल क्या होता है, वो फोटॉन होता है, ऑब्जेक्टिव मार सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिपल्सिव क्यों होता है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे, सेम चार्ज रहेंगे तो रिपल करेगा, और जो डिफरेंट रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए कुछ मैक्रोस्कोपिक फोर्सेज है, मैक्रोस्कोपिक का मतलब जो दिखाई दे, बड़े बड़े फोर्सेज कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे टेंशन फोर्स हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, सब किसके अंदर आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आएंगे। ये सब किसके अंदर आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आएंगे। इस बात को ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, बहुत कई जगह कम जगह बताया जाता है, ठीक है ना। अच्छी किताब पढ़ोगे तभी क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है। इस न्यूक्लियर फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखते हैं। द फोर्सेज दैट बाइंड द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर इन ए न्यूक्लियस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब न्यूक्लियस में आपको पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ में रहते हैं, और उनको बाइंड करके जो रखता है उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, देखते क्या प्रॉपर्टी होती है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, सबसे अच्छी खास प्रॉपर्टी यही होती है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर में कौन सा है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और ये शॉर्टेस्ट रेंज के लिए यूज किया जाता है, यानी 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर के लिए यूज किया जाता है। और ये डू नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे आपको पता है कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। और फिर से ये डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, ये डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर। ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, 90% अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, ठीक। ये नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं, ये सेंट्रल फोर्स नहीं होते हैं, ठीक है। यानी ये सेंटर अलोंग द लाइन एक्सिस पे काम नहीं करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, यानी पाथ पे डिपेंड करते हैं। और जो फील्ड पार्टिकल होता है वो क्या होता है, पाई मेसॉन होता है। क्या होता है, पाई मेसॉन। द फील्ड पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज पाई मेसॉन। क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं आप वीक न्यूक्लियर फोर्स। यहां देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज क्या होते हैं कि दिस फोर्सेज अपियर्स ओनली इन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन ए न्यूक्लियर प्रोसेस लाइक बीटा डीके, अल्फा डीके एक्सेट्रा। ये फोर्सेज वहां होते हैं, अपियर होते हैं ओनली इन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे न्यूक्लियर जो होता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे बिजली बन रही है, वहाँ पे क्या होता है कि अल्फा बीटा डीके होता है। जैसे आप कोई चीज़, बहुत चीज़ पुरातत्व में कोई चीज़ नई मिली है, पुरानी चीज़ मिली है, तो कितने साल पुरानी है उस सब कैसे पता कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी से। और रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें बीटा डीके, अल्फा डीके, गामा डीके होता है। तो उस प्रोसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वही वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्लियर है।
ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये भी एकदम स्मॉल डिस्टेंस पे लगता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो लॉन्ग डिस्टेंस पर काम करते हैं, जबकि ये शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करता है। फील्ड पार्टिकल क्या होता है? बोसान होता है। बोसान का नाम आपने सुना होगा, हाइजेन बोसान, इसी पे वो मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है ना। बोसान पार्टिकल के बारे में सुना होगा। तो फील्ड पार्टिकल क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स का बोसान होता है। ये भी नॉन सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? नॉन सेंट्रल फोर्स। और डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी फंडामेंटल फोर्सेज की प्रॉपर्टी थी, बस इसको याद कर लेना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग 11th में ही पढ़ोगे, बाकी तीनों फोर्सेज डिटेल में आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है ऑफ चारों फोर्सेज की। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन नेचर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए सबसे ज़्यादा 10⁻38 है ना, यानी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कौन सा है? सबसे स्ट्रांगेस्ट है, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा है। इसके कंपेरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में न्यूक्लियर फोर्स, जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा है। अगर इसके कंपेरिजन में देखा जाए वीक न्यूक्लियर फोर्स के कंपेरिजन में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, तो कितना ज़्यादा है? 25 10 35 13 10⁻13 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपेरिजन में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स देखा जाए तो 10⁻2 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब यही है, समझ में आया? क्लियर? अच्छा, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, बस छोटा सा है कि सब फिजिकल लॉज, कौन कौन से लॉज फिजिक्स को पढ़ने में यूज किया था। लॉ बहुत है, इसमें मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको यूज करेंगे हम लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्लास 9 में आपने एक ही पढ़ा होगा, क्लास 11th में हम लोग 2 पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब कि जो रोटेशनल मोशन करे, अपने एक्सिस पे करे, ठीक है ना। तो लीनियर मोमेंटम जो स्ट्रेट लाइन में हो, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स थे क्लास इस टॉपिक के फिजिकल वर्ड के। तो फिजिकल वर्ड आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन में कोशिश करूंगा कि ब्लैक बोर्ड पे बताऊं, ठीक है। 2-3 दिन के बाद स्टार्ट कर दूंगा, मैं नोट्स आपको दे दूंगा और वीडियो लेक्चर आपको 3-4 दिन के बाद मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।